Hello and welcome to you my YouTube channel Economics for You। आशा करता हूँ आप सभी ठीक प्रकार होंगे। वीडियो लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आज हम 12th कक्षा के दूसरे अध्याय उपभोक्ता का संतुलन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पर डिस्कस करेंगे। आज इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। उपभोक्ता क्या है और उसका उपयोगिता से क्या संबंध होता है, उपयोगिता विश्लेषण और उसकी मान्यताएं, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी एवं सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, क्यों लागू होता है, इस पर चर्चा करेंगे। सम सीमांत उपयोगिता नियम एवं उपभोक्ता का संतुलन कैसे स्थापित होता है, तटस्थता वक्रों की अवधारणा और उनकी विशेषताएं, बजट एवं कीमत रेखा की अवधारणा, तटस्थता वक्रों और बजट रेखा का उपयोग करते हुए उपभोक्ता का संतुलन कैसे ज्ञात होगा, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि उपभोक्ता कौन होता है, किसे उपभोक्ता कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वह राशि खर्च करके कुछ वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है। जब वही व्यक्ति वस्तुएं और सेवाएं खरीद करके अपनी आवश्यकता को पूरा करता है तो उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। आप भी बाजार में जाते हैं, वहां से मान लीजिए अपनी पढ़ने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पुस्तक खरीद करके लाते हैं, तो उस समय आप एक उपभोक्ता का कार्य करते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता अपनी खर्च की जाने वाली राशि से ज्यादा उपयोगिता या संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। यहाँ आप एक शब्द पर ध्यान दे रहे हैं, उपयोगिता और संतुष्टि। सामान्य रूप से इन दोनों को एक ही रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। जब किसी वस्तु को हम खरीदने की सोच रहे हैं तो हम उसकी उपयोगिता का अवलोकन करते हैं, और जब वस्तु खरीद करके हम उसका उपभोग कर लेते हैं, उपभोग करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको हम संतुष्टि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सामान्य रूप से दोनों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अब उपयोगिता क्या है? कोई भी वस्तु या सेवा, उसका वह गुण जो एक उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करता है, वही गुण उसकी उपयोगिता कहलाती है। आप पुस्तक खरीद करके लाए, आपके पढ़ने की आवश्यकता पूरा हुई, अर्थात उस पुस्तक में उपयोगिता का गुण है। अगर उससे आपकी आवश्यकता पूरी नहीं है तो फिर वो उपयोगी वस्तु नहीं मानी जाएगी। इसी आधार पर उपयोगिता विश्लेषण किया जाता है। सामान्य रूप से जो उपयोगिता मिल रही है, उस उपयोगिता को हम माप सकते हैं या नहीं माप सकते, क्या उसे क्रम प्रदान कर सकते हैं, इस आधार पर उपयोगिता विश्लेषण को दो भागों में हम बांटते हैं। पहला भाग होता है गणनावाचक विश्लेषण और दूसरा होता है क्रमवाचक विश्लेषण। वास्तव में गणनावाचक विश्लेषण मार्शल और पीगू द्वारा जो अवधारणा दी गई थी, वह इस अवधारणा पर आधारित है कि जिस वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है। जैसे आप मान लीजिए बाजार से 1 किलो कोई वस्तु खरीद करके लाते हैं और उससे मिलने वाली उपयोगिता को यदि आप ये कह दें कि मुझे इससे 30 इकाई के बराबर उपयोगिता मिली, तो ऐसा विश्लेषण गणनावाचक विश्लेषण कहलाएगा। सामान्य रूप से इस विश्लेषण में जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसके मापन के लिए एक इकाई, जिसको हम यूटिल्स कहते हैं, यूटिल्स इकाई के द्वारा हम उसको व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया कि आप 1 किलो वस्तु लेकर के आए और 30 इकाई के बराबर उपयोगिता मिली, तो उसको हम यूटिल्स की भाषा में कहेंगे कि उसे 30 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। दूसरी जो विश्लेषण की विचारधारा है क्रमवाचक विश्लेषण, जिसे कि हिक्स और एलन नामक अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई थी। इस विश्लेषण में यह माना गया है कि उपभोक्ता
वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से नहीं बता सकता। वह केवल यह बता सकता है कि वस्तु की एक इकाई दूसरी से कम उपयोगी है या अनुपयोगी है, या फिर वो ये भी कह सकता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में अधिक उपयोगी है या कम उपयोगी है। अर्थात वो उनकी तुलना कर सकता है, उन्हें क्रम प्रदान कर सकता है कि इस वस्तु से अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई तो इसको मैं पहला क्रम प्रदान करता हूँ, इस वस्तु से उससे कम उपयोगिता प्राप्त हुई इसको दूसरा क्रम प्रदान करता है, तीसरी वस्तु से उसे और कम उपयोगिता प्राप्त हुई तो उसको वो तीसरा क्रम प्रदान करता है। अर्थात वो संख्यात्मक रूप से यह स्पष्ट नहीं कर सकता कि उसे पहली वाली वस्तु से कितनी उपयोगिता मिली, दूसरे से कितनी मिली, तीसरे से कितनी मिली। वह केवल उनको क्रम प्रदान कर सकता है और केवल यह बता सकता है कि पहली इकाई दूसरी इकाई की तुलना में उसके लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। अब हम सबसे पहले इनमें से गणनावाचक विश्लेषण की बात करेंगे, उसकी मान्यताओं को देखेंगे और उस पर आधारित नियमों का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक विश्लेषण, जैसा कि हमने प्रथम चैप्टर में भी देखा था कि प्रत्येक नियम या विश्लेषण तभी सही सिद्ध होता है जब उसमें कुछ मान्यताओं का पालन होता है। इसी प्रकार से गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में भी कुछ मान्यताओं को आधार बनाया गया है। जैसे उपभोक्ता विवेकशील प्राणी होता है जो विभिन्न वस्तुओं से या उसकी विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं की गणना, तुलना और उनका चुनाव करने में सक्षम होता है और वो उसी के अनुसार अपनी राशि को व्यय करने का निर्णय लेता है। नंबर 2, उपयोगिता मापनीय है। जैसा कि हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल में देखा था कि वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम संख्यात्मक रूप से माप सकते हैं और उसे यूटिल्स के रूप में बता सकते हैं। नंबर 3, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। नंबर 4, उपभोक्ता अपने व्यय से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। अर्थात व्यक्ति जो राशि खर्च कर रहा है वह उसे इस प्रकार से खर्च करता है कि उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता उससे अधिकतम प्राप्त हो। 5वां, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि, उसकी आदत, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी यह विश्लेषण हमारा लागू होता है। अब इस विश्लेषण से जुड़ी हुई अवधारणाएं जो मुख्य रूप से कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी एवं सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी के रूप में जानी जाती हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो उपयोगिता को 2 भागों में बांटा गया, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। अब कुल उपयोगिता क्या है, इसको हम थोड़ा एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें कि आप मान लीजिए एक वस्तु की 4 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। उन चारों इकाइयों से अलग अलग प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं को, जिनको हम यूटिल्स के रूप में माप सकते हैं, यदि उनका योग कर लिया जाए तो जो योग प्राप्त होगा वही राशि कुल उपयोगिता कहलाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक दी हुई समय अवधि में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के प्रयोग से या उसके उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं को यदि जोड़ लिया जाए तो प्राप्त होने वाली राशि कुल उपयोगिता कहलाएगी। इसे हम संख्यात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। यदि इसके हम गणितीय रूप पर जाएं तो इसके लिए हम एक सूत्र रूप में काम में लेते हैं, TUN = U1 + U2 + U3 + UN। यहाँ पर जो TUN है वो किसी वस्तु की n इकाइयों, n का मान जितनी भी इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है वो n के मान को दर्शाता है। जैसे आप मान ली किसी वस्तु की 5 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर TU5 आप लिख सकते हैं, अर्थात n की जगह 5 आ जाता है। U1 वस्तु की पहली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, U2 वस्तु की दूसरी इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, इसी प्रकार से UN जो nवीं इकाई है या अंतिम इकाई है उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता। यदि इन सभी का योग कर लिया जाए तो हमें कुल उपयोगिता का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ आप ये ध्यान रखें कि जिस बिंदु पर या हम कह सकते हैं कि उपभोग की जिस इकाई पर कुल उपयोगिता का मान अधिकतम हो जाता है
उसको अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहा जाता है। यदि इसके बाद भी आप वस्तु का प्रयोग बढ़ाते हैं तो कुल उपयोगिता बढ़ने की बजाय घटने लग जाती है। इसको अभी हम आगे नियम के रूप में भी देखेंगे। दूसरा होता है हमारे पास सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल शब्द का अर्थ हमने पहले चैप्टर में भी देखा था कि एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर जब भी संबंधित राशि में कोई परिवर्तन आता है तो उसे हमने सीमांत शब्द का नाम दिया था। अब यहाँ पर जब उपयोगिता की बात कर रहे हैं तो उपभोक्ता एक वस्तु की जब अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करता है तो उस अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर उसकी कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक उपभोक्ता किसी वस्तु की 3 इकाइयों का प्रयोग करता है। 3 इकाइयों के प्रयोग से उसे 25 इकाई के बराबर कुल उपयोगिता मिलती है और जैसे ही वह 3 इकाई के स्थान पर चौथी इकाई का प्रयोग करता है अब उसको मिलने वाली कुल उपयोगिता मान लीजिए 30 इकाई हो जाती है। तो इन दोनों कुल उपयोगिताओं का अंतर जो बताएगा वही राशि हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने के लिए हम गणितीय सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, जहां पर सूत्र के रूप में MU = TUN माइनस TUN-1 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर MU सीमांत उपयोगिता को बताता है, TUN वस्तु की n इकाइयों से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता को बताता है और TUN-1 जो अंतिम वस्तु है उससे पहले वाली इकाई से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता के राशि को बताता है। अर्थात एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की 5 इकाइयों से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता 30 इकाई है और 4 इकाइयों से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता 25 इकाई है, तो सीमांत उपयोगिता 30 - 25 = 5 इकाई प्राप्त हो जाएगी। सीमांत उपयोगिता को ज्ञात करने के लिए एक दूसरा सूत्र भी काम में लिया जाता है, MU = डेल्टा TU/डेल्टा Q। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक त्रिभुज के आकार की आकृति बनी हुई है, इसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। ये डेल्टा परिवर्तन की मात्रा को बताता है। डेल्टा TU अर्थात कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन बटा डेल्टा Q वस्तु की इकाइयों में होने वाला परिवर्तन, कि वस्तु की इकाई में कितना परिवर्तन हुआ। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि 5 इकाइयों से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता 30 इकाई और 4 से 25 इकाई थी, तो 30 - 25 डेल्टा TU का मान होगा और डेल्टा Q का मतलब 5 - 4, अंतिम इकाई 5 और उससे पहले वाली इकाई 4, उसके द्वारा हम डेल्टा Q का मान ज्ञात कर सकते हैं और डेल्टा Q से प्राप्त राशि को डेल्टा TU में भाग दे करके सीमांत उपयोगिता का मान आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इन दोनों राशियों के अध्ययन के पश्चात प्रश्न उठता है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है और पेपर में भी इस पर विशेष बल दिया जाता है कि इनका संबंध क्या है। इनके संबंध को आप एक सारणी और रेखा चित्र की सहायता से आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। एक सारणी विभिन्न प्रकार के समंकों को दर्शाती है। यहाँ हमने 3 कॉलम की एक सारणी ली हुई है, जिसमें पहले कॉलम में वस्तु की इकाइयां हैं, दूसरे कॉलम में कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी है, तीसरे में सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी है। अब यहाँ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इन मानों को आप मान अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन आप इस सारणी को यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर जब प्रारंभ में उपभोक्ता 0 इकाई का उपभोग कर रहा है, अर्थात वस्तु का कोई मात्रा उसने काम में नहीं ली है, उस समय उसको प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता भी 0 रहती है और सीमांत उपयोगिता भी 0 रहती है। अब जब वस्तु की 1 इकाई का प्रयोग करते हैं तो कुल उपयोगिता भी 10 इकाई है और सीमांत उपयोगिता भी 10 इकाई है। यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब जब हम वस्तु की इकाइयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 2 करते हैं
यहाँ 2 का तात्पर्य है 1 + 1, ये आप अवश्य ध्यान रखें। अर्थात पहली वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता और वस्तु की दूसरी इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, दोनों का योग कुल उपयोगिता के अंतर्गत आप 18 देख रहे हैं और सीमांत उपयोगिता 8। अभी कैसे आई ये आप ध्यान दें। यहाँ पर यदि हम कुल उपयोगिता के 2 इकाइयों पर जो मान 18 है, उसमें से यदि पहली वाली इकाई जिसकी कुल उपयोगिता 10 है उसको घटा दें तो आपको 8 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यदि आप सीमांत उपयोगिता के द्वारा कुल उपयोगिता ज्ञात करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको कैसे ज्ञात करेंगे आप कि सीमांत उपयोगिता दूसरी इकाई की 8 इकाई और पहली वाली इकाई की 10, दोनों को जोड़ दें तो आपको कुल उपयोगिता 18 इकाई प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से सारणी के अन्य मानों को भी आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं जब वस्तु की 5 इकाइयों का उपभोग किया जा रहा है उस समय कुल उपयोगिता 30 इकाई रहती है और सीमांत उपयोगिता का मान 2 इकाई रहता है। इसके बाद जैसे ही वस्तु की 6 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो उस समय प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, जिससे हमें कुल उपयोगिता 30 इकाई के प्राप्त होती है। ये एक ऐसा बिंदु है कि यहाँ पर आकर के उपभोक्ता की पूर्णतया संतुष्टि हो जाती है। अब यदि वो वस्तु का उपभोग बढ़ाएगा तो उसे उपयोगिता के स्थान पर अनुपयोगिता प्राप्त होगी, जिसे हम ऋणात्मक उपयोगिता के रूप में बता सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ सारणी में देख रहे हैं कि उपभोक्ता द्वारा जब वस्तु की 7 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता घट करके -2 रह जाती है। इस -2 रह जाने से उसकी कुल उपयोगिता का मान भी 30 के स्थान पर 28 इकाई रह जाता है। कैसे ज्ञात करेंगे आप? 7 इकाइयों से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता 28 इकाई और 6 इकाइयों से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता 30 इकाई। 28 में से आपको 30 कम करना है, अर्थात -2 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। जब आप इस सारणी को नए सिरे से बनाएंगे, इन मानों को रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रारंभ में आप 0 इकाई ले रहे हैं, 1 इकाई ले रहे हैं। जब आप दूसरी इकाई पर आते हैं तो वहां पर आप बजाय कुल उपयोगिता की सारणी को पूरा करने के पहले आप सीमांत उपयोगिता की सारणी को पूरा करें, उसमें मानों को रखें और उन मानों के द्वारा आप आसानी से कुल उपयोगिता के मानों को ज्ञात कर सकते हैं और आपसे किसी भी प्रकार की गलती इसमें नहीं होगी। जब आपके पास ये सारणी बन जाती है तब आप इस सारणी का रेखा चित्रीय निरूपण कर सकते हैं। रेखा चित्रीय निरूपण, यहाँ रेखा चित्र जो दिया गया है इसके अनुसार भी कर सकते हैं और चाहे आप कुल उपयोगिता को अलग और सीमांत उपयोगिता को अलग 2 रेखा चित्रों के द्वारा भी बता सकते हैं। अब इस सारणी में जो मान आपके पास प्राप्त हुए थे उन्हीं मानों को रेखा चित्र में आपको दर्शाना है। सबसे पहले आप OX और OY 2 अक्ष बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक ही, यदि पहले बात करें हम एक ही रेखा चित्र में यदि दोनों को दर्शाना है तो हम ये देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता के आपके पास ऋणात्मक मान भी प्राप्त है, इसलिए आपको एक तीसरा अक्ष OY' जो हमारा ऋणात्मक अक्ष है y के लिए, वो भी आप यहाँ पर बनाएंगे। x अक्ष पर सबसे पहले, जैसा कि पहले चैप्टर में भी इंकित किया था आपको कि x अक्ष पर क्या ले रहे हैं हम, वस्तु की इकाइयां, तो सबसे पहले आपको ये अंकन करना है। इसी प्रकार से y अक्ष पर आप कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता ले रहे हैं, उनको अंकित करना है। उसके बाद आप x अक्ष पर, चूंकि x पर मान हमारे 0 से लेकर 7 तक मान है, तो आप इस x अक्ष पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर बराबर दूरी पर, अर्थात चाहे तो आप 1-1 सेमी को बेस बना सकते हैं, तो 1-1 सेंटीमीटर पर आप 7 बिंदु अंकित कर सकते हैं। इसी प्रकार से y अक्ष पर, क्योंकि हमारे पास मान 0 से लेकर के 30 तक मान है,
तो आप अपनी सुविधा अनुसार जितना स्पेस आपके पास उपलब्ध है, आप 5-5 के गैप पर भी बिंदु बना सकते हैं, 2-2 के गैप पर भी बना सकते हैं। जितने भी आप सुविधा अनुसार गैप बना करके बराबर बराबर दूरी पर बिंदुओं का अंकन कर सकते हैं। इसी प्रकार से OY डैश जो हमारे ऋणात्मक मानों को दर्शाता है, उस पर भी आप बराबर बराबर दूरी पर 2 इकाई, 4 इकाई, 6 इकाई माइनस के अंकित कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको क्या करना है, एक्स अक्ष के संगत मानों के समान जो y के मान है उनको एक एक मान को अंकित करते जाना है। जैसे हमारा पहले हम लेंगे x की वस्तु की इकाइयां और कुल उपयोगिता के संबंध को, केवल 2 चीजों को दर्शाएंगे। तो जब पहला मान है 0 पर 0, तो 0 पर 0 आप बिंदु रेखा चित्र में अंकित करेंगे, वहां आपका 0 से 0 वाला बिंदु इसमें आ जाएगा। इसके बाद जैसा कि आपके पास अगला मान है 1 पर 10 इकाई, तो 1 के जो हमारा x अक्ष पर 1 वाला बिंदु है उसके ठीक सामने y अक्ष पर जहां हमारा 10 वाला मान है, उन दोनों मानों को दर्शाने वाला बिंदु इस रेखा चित्र में दर्शा देंगे। इसी प्रकार से शेष मानों को भी आप दर्शाते जाएंगे। जब सारे मान आप रेखा चित्र में दर्शा दें, फिर उन मानों को आपस में मिलाते हुए आप आकृति प्राप्त करेंगे, एक वक्र प्राप्त होगा। उस वक्र को हम कुल उपयोगिता वक्र कहेंगे। इस वक्र की एक विशेषता है, आप देखेंगे चूंकि TU के मान 5 इकाई और 6 इकाई पर हमारे दोनों बराबर मान आ जाते हैं, तो वहां पर आपको एक 5 और 6 के बीच में एक सीधी रेखा आपको प्राप्त हो सकती है। और उसके बाद क्योंकि आप देख रहे हैं कि TU का मान घटना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इस बिंदु के बाद TU का वक्र नीचे की ओर चलना प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार अब दूसरा जो वक्र आप बनाएंगे इसी रेखा चित्र में ही वो संबंध बताएगा वस्तु की इकाइयों और सीमांत उपयोगिता के संबंध को। ठीक उसी प्रकार से इनके भी मानों को हम अंकित करेंगे जिस प्रकार से हमने कुल उपयोगिता के मान अंकित किए थे। इन मानों को आप देख रहे हैं चूंकि इनमें बराबर बराबर अंतर है, इसलिए ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई एक सरल रेखा के रूप में ये MU वक्र हमें प्राप्त होता है, जो कि x वस्तु की या वस्तु की 6 इकाइयां जब होती हैं उसको x अक्ष पर काटता है और उसके बाद नीचे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि जब वस्तु की 6 इकाइयों का उपभोक्ता कर रहा है, उस समय कुल उपयोगिता वक्र का अधिकतम बिंदु इस पर मिलता है और MU वक्र का निम्नतम बिंदु जो हमारा धनात्मक मान वाला है, जिसको 0 मान दे रहे हैं, वो आकर के मिलता है। ये उपभोक्ता का अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होता है। इसके बाद उपभोक्ता द्वारा जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाया जा रहा है, हमारा सीमांत उपयोगिता वक्र ऋणात्मक स्थिति में आ जाता है। इसके ऋणात्मक स्थिति में आने के कारण हमारा कुल उपयोगिता वक्र भी ऊपर से नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है, जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है। इस प्रकार से आप रेखा चित्र का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इन दोनों रेखा चित्रों को अलग अलग भी बना सकते हैं, जिसमें पहले रेखा चित्र में आप वस्तु की इकाइयां और कुल उपयोगिता के संबंध को दर्शा सकते हैं और दूसरे रेखा चित्र में वस्तु की इकाइयां और सीमांत उपयोगिता को दर्शा सकते हैं। लेकिन प्रकृति दोनों वक्रों की इसी प्रकार की ही प्राप्त होती है, इसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब इस रेखा चित्र और सारणी का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो आप कुछ निष्कर्ष इसके आधार पर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जब उपभोक्ता वस्तु की इकाइयों का प्रारंभ में उपभोग बढ़ाता जाता है तो उस समय उसकी सीमांत उपयोगिता धनात्मक होने से कुल उपयोगिता का मान बढ़ता जाता है। इसीलिए हमारा कुल उपयोगिता वक्र ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जाता है और चूंकि हमारा सीमांत उपयोगिता का मान उपभोग की इकाइयों के साथ घटता जा रहा है, इसलिए वह धनात्मक रहते हुए भी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। दूसरी स्थिति तब आती है जब
वस्तु की 6 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, उस समय TU जो कुल उपयोगिता है उसका मान अधिकतम हो जाता है और इस पर सीमांत उपयोगिता का मान 0 हो जाता है। इसी को हम अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। परीक्षा में भी यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता का मान अधिकतम है उस पर सीमांत उपयोगिता का मान कितना होगा, तो आप निश्चित रूप से जवाब दे सकते हैं कि उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता का मान 0 होता है। तीसरी स्थिति हमारे पास तब आती है जब सीमांत उपयोगिता का मान ऋणात्मक हो जाता है। उस समय ऋणात्मक होने से हमारे कुल उपयोगिता के मान पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब वो घटना प्रारंभ हो जाता है, जैसा कि रेखा चित्र में देख रहे हैं, सारणी में भी देख रहे हैं कि यह स्थिति हमारी उपभोक्ता द्वारा वस्तु की 6 इकाइयों का प्रयोग करने के पश्चात प्रारंभ होता है। अर्थात इसके बाद उपभोक्ता यदि वस्तु का उपभोग बढ़ाता जाता है तो उसे मिलने वाली उपयोगिता अनुपयोगिता में बदल जाती है। अर्थात यह एक प्रकार का उपभोक्ता के लिए संकेत है कि अब उसे वस्तु का उपभोग बंद कर देना चाहिए, अन्यथा उसे अपने व्यय से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसे उपयोगिता के रूप में हानि उठानी पड़ सकती है। अब यहाँ तक के डिस्कशन में आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद। आज का डिस्कस हम यही समाप्त करते हैं और इसके बाद के बिंदुओं पर डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको एक बार देख लें और किसी प्रकार की कोई परेशानी महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं। आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें हमारी जो भी नई वीडियोज हैं। थैंक यू।